गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के पार्ट 2 को देखेंगे। इसकी एक वीडियो पहले आ चुकी है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि यूरोप में नेशनलिज्म किस तरीके से स्टार्ट हुआ। यूरोप में नेशनलिज्म सबसे पहले फ्रांस से स्टार्ट हुआ, ठीक है। मैंने उसमें आपको बताया था कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको टोटल 6 टॉपिक्स को पढ़ना होगा। इस 6 टॉपिक्स में से मैंने वीडियो के जो पार्ट 1 है उसमें पहले टॉपिक को डिस्कस किया था, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। किस तरीके से फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ 1789 का, उसने फ्रांस में नेशनलिज्म का जो आइडिया था उसको सबसे पहले स्प्रेड करने का काम किया। उससे पहले तक फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, उससे पहले तक फ्रांस में क्या पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की कोई भावना नहीं थी। सभी जगह मोनार्ची और ऑटोक्रेसी का शासन था, ठीक है। राजा जो थे बहुत निरंकुश थे, उन पर किसी भी तरह का कोई भी बंधन नहीं था, वे अपनी मनमानी करते थे। लेकिन उसके बाद जब रेवोल्यूशन फ्रांस में स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों में भी नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वो स्प्रेड होने लगी। इसी क्रम में आज हम इस चैप्टर के जो सेकंड टॉपिक है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्रांस में तो रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, उसके बाद से फिर धीरे धीरे फ्रांस से बाहर यूरोप के दूसरे देशों में भी नेशनलिज्म की भावना बढ़ने लगी। नेशनलिज्म देखो एक्चुअली होता यह है कि नेशनलिज्म का मतलब हो गया राष्ट्रवाद, यानी कि अपने राष्ट्र से प्रेम करना, अपनी जाति, अपने जो विचारधारा है राष्ट्र का, या फिर अपनी जो भाषा है राष्ट्र की, उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करना, इसे ही नेशनलिज्म कहा जाता है। अब 18th सेंचुरी तक, मिड 18th सेंचुरी तक क्या हाल था कि नेशनलिज्म जो था ना वो कहीं नहीं था, क्योंकि उस समय तक कोई भी नेशन स्टेट नहीं था उस समय तक यूरोप में, जैसा कि हम आज देखते हैं। आज जब आप यूरोप का मैप देखोगे तो उसमें देखोगे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, पोलैंड, हंगरी, स्पेन, पुर्तगाल आदि कई देश है। लेकिन उस समय का जब आप मैप देखोगे 18th सेंचुरी का, तो उस समय पाओगे कि अभी जो देश है वो उस समय के मैप में थे ही नहीं, क्योंकि वो देश उस समय तक बने ही नहीं थे। क्यों नहीं बने थे? क्योंकि नेशनलिज्म की जो भावना थी, जो आइडियोलॉजी थी, उसका विकास नहीं हुआ था। उस समय कैसे देश थे? तो उस समय के देश थे प्रसा था, और उसके बाद फिर सार्डिनिया, पीटरमोंट एक देश था, ऑस्ट्रिया एक देश था बहुत बड़ा, ऑटोमन एम्पायर था। इस तरीके से अलग अलग एम्पायर्स में, राजा के शासन में पूरा यूरोप बटा हुआ था। लेकिन जब फ्रांस में नेशनलिज्म हुआ, वहां पर जब रेवोल्यूशन हुआ 1789 का, तो फिर वो नेशनलिज्म की जो भावना है पूरे यूरोप में धीरे धीरे स्प्रेड होने लगी। नेशनलिज्म की जो भावना स्प्रेड हुई, उसके कुछ रीजंस थे। क्यों आखिर नेशनलिज्म की जो भावना है, जो आइडियोलॉजी है, वो यूरोप में इमर्ज हुई टिल 18th सेंचुरी के बाद, वो क्यों इमर्ज हुई, इसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। उसमें पहला पॉइंट्स है इमर्जिंग ऑफ न्यू मिडिल क्लास। 18th सेंचुरी आते आते तक वहाँ का जो सोसाइटी था, ठीक है, यूरोप के देशों का जो सोसाइटी थी, वो कुछ इस तरीके से 3 भागों में बंटने लगी। पहले जो सोसाइटी थी उसमें सिर्फ 2 ही वर्ग होते थे, उसको हम कह सकते हैं अमीर और गरीब का वर्ग। पहला वर्ग जो था वो था ऑटोक्रेसी का, ठीक है। ऑटोक्रेसी कहने का मतलब वैसे लोग जो जो अमीर थे, जिनके पास जो कि हाई क्लास लैंडलॉर्ड्स थे, वो काफ़ी डोमिनेटिंग थे, उनके पास सभी राइट्स थे, बहुत ज़्यादा उनके पास पैसे थे, और साथ ही साथ इनकी पॉपुलेशन भी कम थी। तो ये जो वर्ग था ये ऑटोक्रेसी का वर्ग था, और यही यूरोप में जितने भी शासन हुए या फिर जितने भी राजा हुए, सब पर रूल करने का काम ये ऑटोक्रेसी नाम का जो क्लास था वो करता था। सेकंड जो क्लास था वो था आपको पीजेंट्री का, इसको हम लोग कह सकते हैं गरीब लोगों का वर्ग, ठीक है। पीजेंट्री यानी कि गरीब लोगों का वर्ग। इसमें कोई कैसे लोग थे? तो लो क्लास लैंडलेस थे, यानी कि लो क्लास के लोग जो कि जिनके पास अपनी जमीन भी नहीं होती थी, और इनके पास कोई राइट्स भी नहीं होते थे, इनकी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा होती थी,
तो ये दो तरीके से बटा हुआ था 18th सेंचुरी से पहले का यूरोप। लेकिन 18th सेंचुरी आते आते तक धीरे धीरे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगी, यूरोप में नेशनलिज्म की भावना बढ़ने लगी, एजुकेशन बढ़ने लगा, लोग अब धीरे धीरे एजुकेटेड होने लगे, तो एक तीसरा क्लास भी इमर्ज होने लगा और ये था न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, न्यू मिडिल क्लास इमर्ज होने लगा धीरे धीरे यूरोपियन सोसाइटी में। इससे संबंधित लोग कैसे होते थे, तो ये एजुकेटेड पॉपुलेशन थी, यानी कि वैसे लोग होते थे जो कि एजुकेटेड होते थे। इसके अंतर्गत डॉक्टर्स, फिलोसफर्स, ऑफिशियल्स, बिजनेसमैन आदि लोग आते थे। तो ये पढ़े लिखे लोगों का एक वर्ग था। और ये जब मिडिल क्लास जो ये धीरे धीरे जब बढ़ने लगा, पॉपुलेशन इनकी बढ़ने लगी, तो चूंकि ये पढ़े लिखे थे तो ये हर चीज पर तर्क करते थे, आर्ग्यू करते थे। वो ये मानते थे कि नहीं, अधिकार अगर मिल रहे हैं तो सभी को मिलना चाहिए अधिकार, किसी एक के लिए ज़्यादा और किसी एक के लिए कम ये गलत है। तो ये हर चीज़ पे तर्क करते थे। ये इस चीज़ को भी मानने से इनकार करते थे कि राजा जो है उसी के हाथ में सारी शक्तियाँ होनी चाहिए। राजा जो है उसके हाथ, वो शक्तिशाली हो लेकिन उसके हाथ में सभी शक्तियाँ अगर आ जाएगी तो वो निरंकुश हो जाएगा। निरंकुश हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, वो किसी और की बात सुनेगा ही नहीं। इस कारण से ये जो मिडिल क्लास जो था ये यह मानता था कि यूरोप की अगर हमारे देश को एकजुट करना है, यहाँ पर नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाना है, तो डेमोक्रेसी आनी चाहिए, लिबरल्स लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए, नेशनलिज्म की भावना बढ़नी चाहिए। तो इस कारण से पहला तो रीजन यही था कि जो आइडियोलॉजी थी लिबरल, ये मिडिल क्लास जो एक्चुअली जो इमर्जिंग ऑफ मिडिल क्लास था, ये इसने एक बहुत बड़ा रीजन पैदा किया यूरोप में नेशनलिज्म को बढ़ाने में। अब सेकेंड इसमें रीजन क्या है, तो सेकेंड रीजन है आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। अब लिबरलिज्म क्या होता है उसके बारे में समझो। लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्री, मीन टू से दैट कि वो स्वतंत्र है, यानी कि लिबरल है। उनको अपने जो भी उनके अधिकार होने चाहिए उनको प्राप्त होना चाहिए, यानी कि उनको अपने अधिकार मिलने चाहिए और वो अपना जीवन अपने हिसाब से जीने के लिए स्वतंत्र है। यही मतलब होता है लिबरलिज्म का। ठीक है, और लिबरल नेशनलिज्म क्या है, तो लिबरल नेशनलिज्म कहने का मतलब होता है कि वैसा नेशनलिज्म जिसमें लोग स्वतंत्र हो सके, अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके, और साथ ही साथ जो उनका राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू वोट है, राइट टू एजुकेशन है, इन सभी चीज़ों को वो प्राप्त कर सके। तो लिबरल नेशनलिज्म जो है वो यूरोप में दो पॉइंट ऑफ व्यू से उसने यूरोप को प्रभावित किया। एक तो था वो इन पॉलिटिकल व्यू और सेकेंड था इन इकोनॉमिकल व्यू। पॉलिटिकल व्यू के अंतर्गत क्या था, तो लिबरल नेशनलिज्म के अंतर्गत क्या हुआ कि जब ये भावना धीरे धीरे यूरोप के देशों में बढ़ने लगी कि नहीं अब हमें क्या चाहिए, हमें अधिकार चाहिए अपने, तो लोग क्या करने लगे, तो लोग इक्वालिटी फॉर ऑल की बात करने लगे कि अब सभी के लिए समानता होनी चाहिए। कोई अगर बहुत अमीर है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, और कोई बहुत गरीब है, उसके पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई राइट्स नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी के लिए अधिकार समान होने चाहिए। तो इन्होंने बात की किस चीज़ की, इक्वालिटी फॉर ऑल की। सेकेंड इन्होंने क्या बात किया, तो राइट टू वोट, यानी कि सभी को वोट देने का अधिकार, यानी कि सफ्रेज। सफ्रेज का मतलब क्या होता है, राइट टू वोट। तो सभी को अधिकार होना चाहिए वोट देने का। ये लिबरल नेशनलिज्म का पॉलिटिकल व्यू था। इसका इकोनॉमिकल व्यू क्या था लिबरल नेशनलिज्म का, तो इसका इकोनॉमिकल व्यू था एबोलिश ट्रेड बैरियर, यानी कि जो भी ट्रेड बैरियर है उसको खत्म किया जाए। ट्रेड बैरियर उस समय देखो यूरोप की स्थिति कुछ इस तरीके से थी कि उस समय का यूरोप जो था वो छोटे छोटे एक तरह से प्रांतों में बटा हुआ था। अब उसको कुछ बहुत बड़े देश भी थे लेकिन कुछ बहुत ही छोटे देश भी थे। तो कोई अगर व्यापारी को अगर एक देश से दूसरे देश जाना पड़ता था तो उसे जगह जगह पर कई सारे जगहों पर उसे क्या देना पड़ता था, सीमा शुल्क देना पड़ता था। ठीक है, जो सीमा शुल्क यानी कि आप एक जगह से दूसरे जगह में अगर क्रॉस करते हो तो आपको बॉर्डर पर कुछ आपको वहाँ पर पे करना होता है बॉर्डर पे। तो उस तरीके से उस समय के व्यापारियों को, जो बिजनेस पर्सन्स होते थे, उसको बहुत ज़्यादा
उनको ये पे करना होता था टैक्सेस, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, अपने सामान को ले जाने के लिए। तो लिबरल नेशनलिज्म में क्या बात कहता है, तो ये बात कहता है कि ट्रेड बैरियर्स को समाप्त किया जाए। अगर समाप्त होगा तो ही तो व्यापार जो है, बिजनेस जो है वो और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि लोग अगर एक जगह से दूर दूर किसी दूसरे देश में जाने में अगर उनको बहुत ज़्यादा खर्च होगा तो वो जाएंगे नहीं दूसरे देश में व्यापार करने के लिए। तो इसलिए ट्रेड बैरियर को समाप्त किया जाए। सेकंड क्या कहता है, तो सेकंड कहता है जोल्बेरिन। तो जोल्बेरिन क्या होता था, तो देखो जोल्बेरिन जो है वो एक संस्था थी, वो एक संस्था थी। और ये कब बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी 1834 में, ये संस्था बनाई गई थी उस समय में। तो और ये संस्था यूरोप के बहुत सारे जो बिजनेस पर्सन्स थे और लिबरल नेशनलिज्म थे, उन्होंने मिल करके ये संस्था बनाई थी। और इस संस्था को बनाने का उद्देश्य यही था कि उस समय जो इतनी सारी करेंसीज चल रही थी यूरोप के अंतर्गत, यूरोप के कई देशों में कई सारी करेंसीज चल रही थी, एवं 30 करेंसीज, 30 से ऊपर करेंसीज चल रही थी। और चूंकि देखो करेंसीज अगर ज़्यादा होगी तो लोगों में जो लेन देन का बात जो होगा बिजनेस में, वो बहुत दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि कहीं कोई और करेंसी चल रही है। अब आप खुद सोचो, हमारे देश में अगर भारत में ही अगर 10-20 तरह की करेंसीज चलेगी तो लोग किस तरीके से आपस में ट्रेड करेंगे। अगर किसी को पैसे देना है तो वो बोलेगा नहीं मुझे तो ये पैसा नहीं चाहिए, मुझे दूसरा वाला पैसा चाहिए। तो अलग अलग तरह की करेंसीज होने से व्यापार को नुकसान होता है। इस कारण से जोल्बेरिन जो संस्था बनाई गई, इसने क्या किया, तो जो भी यूरोप में एवं 30 जो करेंसीज थी उनको घटा करके सिर्फ 2 करेंसीज को रखा, ताकि लोग जो है व्यापार अच्छे तरीके से कर सकें। तो ये था सेकेंड आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। थर्ड क्या रीजन था यूरोप में नेशनलिज्म के इमर्ज होने का, तो थर्ड रीजन ये था अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। कंजर्वेटिव्स के बारे में मैंने आपको 9th क्लास में बताया है, और अभी बता देता हूँ कि कंजर्वेटिव्स का मतलब होता है वैसे लोग जो पुराने ट्रेडिशन और पुराने कल्चर को संभाल कर रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि चेंजेस बहुत कम आए, और अगर आए भी हमारी सोसाइटी में या फिर डेवलपमेंट हो भी तो वो बहुत धीमे हो, बहुत तेज डेवलपमेंट के पक्ष में नहीं रहते हैं कंजर्वेटिव्स। और देखो उस समय क्या हुआ कि 1815 में एक और घटना हुई थी, मैंने पिछले क्लास में बताया था, वॉर ऑफ वाटरलू। वॉर ऑफ वाटरलू हुआ जिसमें नेपोलियन हार गया। उसके बाद फिर ट्रीटी ऑफ वियना हुआ। वियना की ट्रीटी के अनुसार क्या किया गया कि नेपोलियन ने जिन भी प्रदेशों को जीते थे अपनी लड़ाइयों में, उन सभी प्रदेशों को फिर से अलग अलग देशों को लौटा दिया गया। और वहाँ पर क्या किया गया, वहाँ पर फिर से ऑटोक्रेसी यानी कि मोनार्ची का रूल बैठा दिया गया। उसी क्रम में फ्रांस में भी बॉर्बन डायनेस्टी जो थी उसको वापस लाया गया, ताकि जो मोनार्ची है वो फिर से बहाल किया जा सके। उस समय के राजा एक्चुअली उस समय जो भी देश, प्रसा, ब्रिटेन, रसिया, जिसने भी मिल करके नेपोलियन को हराया था, वो नहीं चाहते थे कि जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ 1789 का, लोग जागृत हो गए, लोगों के बीच नेशनलिज्म की, डेमोक्रेसी की भावना पैदा होने लगी थी, ये आगे चल करके पूरे यूरोप में स्प्रेड हो। क्योंकि उस समय पूरे यूरोप में सभी देशों में राजतंत्र ही था, यानी कि राजा का शासन था। लेकिन अगर डेमोक्रेसी आ जाएगी, नेशनलिज्म की बात आ जाएगी, तो फिर राजा के प्रति लोगों का जो भरोसा है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। लोग बात करेंगे अधिकारों की। इस कारण से ये सभी देश, वियना कांग्रेस में जितने भी देश थे, वे सब नहीं चाहते थे कि यूरोप में नेशनलिज्म बढ़े। इस कारण से उन्होंने वियना कांग्रेस में ये प्रस्ताव रखा, और उस समय जितने भी राष्ट्र जो कि स्वतंत्र हुए थे या फिर जिसको कि नेपोलियन ने अपने कब्जे में लिया था, उन सभी पर मोनार्ची रूल फिर से बैठा दिया गया। अब मोनार्ची रूल तो बैठ गया। अब जो राजा होते हैं, उस समय के जो राजा थे, वो क्या करते थे कि वो अपनी जो क्रिटिसिज्म थी उसको बर्दाश्त नहीं करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके खिलाफ लोग रेवोल्यूशन करें। इस कारण से उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने सेंसरशिप लॉ बैठा दिया मीडिया पर। मीडिया सेंसरशिप लॉ क्या होता है, अभी आपने देखा होगा, अभी आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, सेंसरशिप बोर्ड। ये क्या होता है, तो ये एक संस्था होती है जो कि मीडिया में, यानी कि न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन्स, रेडियो या फिर किसी भी तरह के बुक्स वगैरह जो है वहाँ उसमें
कोई भी आपत्तिजनक बातें अगर कही गई होती है तो उसको वो बैन कर देती है। तो उस समय के जो राजा लोग थे वो नहीं चाहते थे कि उनका क्रिटिसिज्म हो, इस कारण से उन्होंने सेंसरशिप लॉ लाया और अपने अपने देशों में जो भी न्यूज़पेपर, बुक्स या फिर मैगजीन्स वगैरह जो भी राजा के खिलाफ बोलता था उन सभी को बैन कर दिया गया। ये तो उस समय के राजाओं ने कर दिया, लेकिन इसका उल्टा परिणाम हुआ। लोग जो है अब इससे और ज़्यादा भड़क गए। लोग चाहते थे कि लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे कि उनको अधिकार मिले एक्सप्रेशन, लेकिन उस समय के राजाओं ने क्या किया कि उनसे उनका एक्सप्रेशन, राइट ऑफ एक्सप्रेशन भी छीन लिया, यानी कि उनके बोलने का अधिकार, उनके अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार वो भी उनसे छीन लिया गया सेंसरशिप लॉ के कारण। तो इससे भी क्या हुआ, लोग और ज़्यादा भड़क गए और पूरे देश और पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की जो भावना थी वो और तेजी से स्प्रेड होने लगी। फोर्थ रीजन क्या था? फोर्थ रीजन था द रेवोल्यूशनरीज। अब उस समय के यूरोप में मिड 18th सेंचुरी तक आते आते क्या हुआ कि पूरे यूरोप में अलग अलग जगहों पर बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज यानी कि क्रांतिकारी लोग जो थे और उनकी जो संस्थाएं थी वो स्थापित हो चुकी थी। इसी क्रम में एक क्रांतिकारी था जिनका नाम था गुसेपी मेज़नी। गुसेपी मेज़नी जो कि इटली का रहने वाला था और उसने क्या किया, उसने अपनी एक संस्था बनाई थी ताकि वो पूरे इटली को आपस में एकीकृत कर सके, यूनिफाई कर सके। इसके बारे में हम लोग अगले जो क्लास होगा उसमें अच्छे से पढ़ेंगे गुसेपी मेज़नी के बारे में। तो ये टोटल 4 रीजन्स थे जिसके कारण से यूरोप में नेशनलिज्म की जो भावना थी, जो आइडियोलॉजी थी, उसका तेजी से विकास हुआ और ये फ्रांस से बाहर पूरे यूरोप में बहुत तेजी से स्प्रेड होने लगा। कब? टिल 18th सेंचुरी के बाद। ओके, थैंक यू।